प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कोड EL 301 के चैप्टर थर्ड चैप्टर के पावर एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैंने पूर्व में इसके क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स और इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि पावर एम्पलीफायर क्या होता है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, पावर एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाइड करता है पावर के रूप में, जबकि वोल्टेज एम्पलीफायर वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफिकेशन का काम करता है, यानी वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है, और पावर एम्पलीफायर पावर लेवल को बढ़ाता है। वोल्टेज एम्पलीफायर ऑडियो सिस्टम में 3 स्टेज से या अधिक स्टेजेस के रूप में प्रयोग होता है, और लास्ट स्टेज पे पावर एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। और पावर एम्पलीफायर सिग्नल के पावर लेवल को बढ़ा के आउटपुट पर लाउडस्पीकर को भेजता है। अब हम बात करते हैं डिस्टोर्शन पर। पावर एम्पलीफायर में जो डिस्टोर्शन उत्पन्न होता है वो आउटपुट सिग्नल पर दिखाई देता है। अब डिस्टोर्शन को हम इस तरह परिभाषित करते हैं, डिस्टोर्शन अकर्स इफ द आउटपुट एंड इनपुट सिग्नल शेप ऑफ एन एम्पलीफायर आर नॉट एग्जैक्टली सेम। यानी किसी एम्पलीफायर की इनपुट आउटपुट सिग्नल की आकृति एक समान नहीं होती है तो उसमें डिस्टोर्शन जरूर घटित होता है। अगर इनपुट आउटपुट सिग्नल की आकृति एक समान होती है तो एम्पलीफिकेशन एक फेथफुल एम्पलीफिकेशन कहलाता है, या इस प्रकार के एम्पलीफायर को हाई फिडिलिटी एम्पलीफायर भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्टोर्शन 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन जो फ्रीक्वेंसी में घटित होता है, फेज डिस्टोर्शन जो फेज के रूप में घटित होता है, एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन जो एम्पलीट्यूड या आयाम में घटित होता है। ये सभी एक सिग्नल के अंदर उत्पन्न होता है। डिस्टोर्शन को हम हिंदी में विरूपण भी बोलते हैं, यानी सिग्नल का रूप बदल जाना या विकृत हो जाना, यानी विरूपण को ही हम डिस्टोर्शन कहते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन। एन इनपुट सिग्नल इज मेड ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज, composite frequencies. If frequencies are not equally amplified by the amplifier, it will cause frequency distortion and output signal shape will be distorted. यानी इनपुट सिग्नल बहुत सी फ्रिक्वेंसीज का मिक्सचर होता है, और जब ये एक समान रूप से ये फ्रिक्वेंसीज एम्पलीफाइड नहीं होगी तो आउटपुट पर सिग्नल की शेप में विरूपण या डिस्टोर्शन उत्पन्न होगा। जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, ये इनपुट सिग्नल है जिसकी फ्रिक्वेंसीज F1 से F2 तक है। लो फ्रिक्वेंसी ये F1 और हाई फ्रिक्वेंसी F2, ये बीच में और फ्रिक्वेंसीज भी हैं। जब एम्पलीफिकेशन होता है इस सिग्नल का तो आउटपुट पे इस शेप में आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है, जिसमें दिख रहा है कि सिग्नल वहाँ एक समान रूप से था, यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज का एम्पलीफिकेशन लो फ्रिक्वेंसी पर हाई एम्पलीफिकेशन होता है और हायर फ्रिक्वेंसी पर लो एम्पलीफिकेशन होता है, जिससे ये विरूपित रूप में सिग्नल हमें आउटपुट पर प्राप्त होता है। यह डिस्टोर्शन रिएक्टिव कंपोनेंट्स जैसे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के कारण तथा कपलिंग और अदर कैपेसिटर्स के कारण भी ये उत्पन्न होता है। इसी चित्र को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, ए सिग्नल कंटेन्स फ्रिक्वेंसीज फ्रॉम F1 to F2, यानी ये सिग्नल दिखाया है, इसमें F1 से F2 तक फ्रिक्वेंसी है। इट्स हाई फ्रिक्वेंसी F2 इज लेस एम्पलीफाइड एंड लेस लो फ्रिक्वेंसीज F1 इज मोर एम्पलीफाइड. This will produce
frequency distortion, phase distortion. If the phase relationship between various frequency components is different in the output and input, this is called phase distortion. यदि इनपुट आउटपुट सिग्नल की फेज का जो संबंध है वो विभिन्न फ्रिक्वेंसियों के लिए अलग अलग घटित होता है, तो ये फेज डिस्टॉर्शन कहलाता है। इसको दूसरे शब्दों में टाइम डिले के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि टाइम डिले इंट्रोड्यूस्ड बाय द एम्पलीफायर फॉर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज इज डिफरेंट, देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड टाइम डिले डिस्टॉर्शन। यानी एक एम्पलीफायर के विभिन्न फ्रिक्वेंसीज के लिए टाइम डिले जो उत्पन्न होता है वो भी अलग अलग होता है, तो ये टाइम डिले डिस्टॉर्शन कहलाता है। यह डिस्टॉर्शन कैपेसिटर के कारण उत्पन्न होता है, यानी टाइम डिले डिस्टॉर्शन या फेज डिस्टॉर्शन कैपेसिटर के कारण उत्पन्न होता है। एम्पलीट्यूड और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, यानी हम सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की बात करेंगे जो इस एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन के अंदर आता है। इस डिस्टॉर्शन में आउटपुट सिग्नल नई फ्रिक्वेंसी के साथ होता है जो इनपुट सिग्नल में सम्मिलित नहीं होती, यानी इनपुट सिग्नल में जो फ्रिक्वेंसीज है वो आउटपुट सिग्नल में जो फ्रिक्वेंसी प्राप्त होगी उनसे अलग प्रकार की फ्रिक्वेंसीज होती है। ये सभी नई फ्रिक्वेंसी जो आउटपुट पे दिखाई देती है वो हार्मोनिक्स होती है। इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसीज का हार्मोनिक होंगी वो, अतः इसे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन घटित होता है। यह डिस्टॉर्शन एम्पलीफायर की नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक के कारण उत्पन्न होता है, यानी एम्पलीट्यूड या हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एम्पलीफायर की नॉन लीनियर अरेखीय कैरेक्टरिस्टिक के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, इनपुट सिग्नल है जिसकी फ्रिक्वेंसीज है एक 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, और एम्पलीफायर से पास होने के बाद आउटपुट सिग्नल के रूप में यही हार्मोनिक्स 100 हर्ट्ज के लिए 100 हर्ट्ज, फिर 2 हर्ट्ज, फिर 300 हर्ट्ज, इस रूप में ये एम्पलीफाइड हो रहा है। जबकि 200 के लिए जो हार्मोनिक जनरेट होंगे वो इस तरह आएंगे 200 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज और 600 हर्ट्ज। ये सभी जो नए हार्मोनिक्स उत्पन्न हो रहे हैं वो हैं, जैसे 100 के लिए है 200, 300, 400 हर्ट्ज के हार्मोनिक्स हैं, सो ऑन। ऐसे ही 200 हर्ट्ज यानी 200 हर्ट्ज ये है, इसके लिए हार्मोनिक्स हैं 400, 600 और 400, 600 और 800 हर्ट्ज एंड सो ऑन। तो आउटपुट वेवफॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इनपुट सिग्नल, यानी आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो इनपुट के एम्पलीट्यूड से अलग होता है, इसलिए इसे हम एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन कहते हैं। अगर इसकी मैथमेटिकली विश्लेषण किया जाए तो हम इस पे सिग्नल्स की बात करते हैं। एक इनपुट सिग्नल V इनपुट साइन ओमेगा टी जो है पावर एम्पलीफायर के इनपुट पे आता है, जहाँ पर करंट बताया है I0 बराबर I0 डैश प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस I3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस डैश डैश। यहाँ पर I0 डैश ये DC कंपोनेंट करंट है, यहाँ पर I1 पीक वैल्यू ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक है, I2 पीक वैल्यू ऑफ सेकेंड हार्मोनिक है, एंड इट्स ऑन। देयरफॉर सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन D2 बराबर I2 बटा I1, यानी सेकेंड हार्मोनिक पिक करंट में फर्स्ट हार्मोनिक पिक करंट का भाग दिया है, तब D2 डिस्टॉर्शन हमें प्राप्त होता है, सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्राप्त होता है। थर्ड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन भी ऐसे ही प्राप्त होता है, D3 बराबर I3 बटा I1 एंड सो ऑन। देयरफॉर टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन फैक्टर D बराबर अंडर रूट ऑफ D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर प्लस डैश डैश, यानी इन सभी का अंडर रूट निकालने पर यानी वर्गमूल निकालने पर टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हमें प्राप्त होगा। यह डिस्टॉर्शन आउटपुट पावर को इफेक्ट करता है, यानी एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन आउटपुट पावर को इफेक्ट करता है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आउटपुट पावर को इफेक्टेड करता है। Therefore, output power due to the fundamental components on the distorted signal is given by, यानी
फंडामेंटल कंपोनेंट के कारण डिस्टोर्ट सिग्नल का आउटपुट पावर P1 के रूप में बराबर I1 का स्क्वायर RL बटे 2 के रूप में दर्शाते हैं। ये आउटपुट पावर फंडामेंटल कंपोनेंट के लिए, जो डिस्टोर्टेड हार्मोनिक है उसके लिए। टोटल पावर ड्यू टू ऑल द हार्मोनिक कंपोनेंट्स विल बी एज, जैसे टोटल पावर किसके लिए, सभी हार्मोनिक कंपोनेंट के लिए P बराबर होगा I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश ब्रैकेट बंद और बार है RL बटे 2। यानी ये सभी हर फर्स्ट सेकंड थर्ड हार्मोनिक के लिए एक जो पावर है कांस्टेंट पावर, उन सभी का योग है टोटल पावर। अब इसका I1 स्क्वायर को अगर बाहर ले लेते हैं यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर, तो 1 प्लस I2 स्क्वायर बटा I1 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर बटे I1 स्क्वायर प्लस डैश डैश ब्रैकेट बंद I1 स्क्वायर RL बटे 2 के रूप में P को दर्शाते हैं, टोटल पावर को दर्शाते हैं। यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं I2 बटा I1 का होल स्क्वायर, ऐसे I3 बटा I1 का होल स्क्वायर, इनको हम डिस्टोर्शन हार्मोनिक रूप में दर्शाते हैं, जैसे I1 प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस डैश डैश, और इसका हम जो ऊपर लिखा था इस टर्म को यहाँ रख देते हैं P1, तो ये टोटल आ जाता है P बराबर 1 प्लस D का स्क्वायर और बार P1। तो हमने देखा एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन है वो फ्रीक्वेंसी के बदलाव के कारण हार्मोनिक जनरेट होते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, और वो हार्मोनिक आउटपुट पर नजर आते हैं, जबकि इनपुट पे वो हार्मोनिक नहीं होते हैं, और उन्हीं हार्मोनिक के कारण आउटपुट सिग्नल में विकृति उत्पन्न होती है, जो कहलाता है हार्मोनिक डिस्टोर्शन। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि डिस्टोर्शन एम्पलीफायर में दो कारण से उत्पन्न होता है, जैसे पहला फेस एंड फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन सर्किट के इंडक्टर्स तथा कैपेसिटर के कारण उत्पन्न होता है। यानी इंडक्टर कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी जुड़े हुए हैं, इसलिए फेस और फ्रीक्वेंसी का डिस्टोर्शन इनके द्वारा घटित होता है। ये फेस और फ्रीक्वेंसी अगर रिएक्टिव इंडक्टेंस निकालें तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, जहाँ ओमेगा होता है 2πf, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसमें मिक्स है, इसलिए फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट सीधा एल का इफेक्ट सीधा फ्रीक्वेंसी पर होता है। ऐसे ही कैपेसिटेंस का लिए जो सूत्र होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC बराबर 1 बटा ओमेगा C, तो यानी XC बराबर 1 बटा 2πfc। इसलिए फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट इफेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन के रूप में घटित होता है। सॉरी, कैपेसिटर का इफेक्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर घटित होता है। अगर इस सूत्र को हम लिखना चाहें तो इस तरह दिखा सकते हैं, रिएक्टिव इंडक्टेंस बराबर ओमेगा एल बराबर 2πfl और रिएक्टिव कैपेसिटेंस बराबर 1 बटा ओमेगा C बराबर 1/2πfc। तो यहाँ ये C फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करता है और यहाँ L फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करता है। L चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और C चार्ज स्टोरेज प्रभाव को उत्पन्न करता है, जो सीधा फ्रीक्वेंसी से संबंधित है। ये चुंबकीय प्रभाव सीधा फ्रीक्वेंसी से संबंधित है। फ्रीक्वेंसी में डिस्टोर्शन उत्पन्न होता है इन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के कारण। एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन एम्पलीफायर के अपने नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में ऑपरेट होने के कारण उत्पन्न होता है। नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मतलब अगर लोड लाइन को हम देखते हैं तो अगर वो स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाई दे तो वहां पर तो डिस्टोर्शन कम होगा, जबकि जहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कर्व के अंदर घुमा होगा कैरेक्टरिस्टिक कर्व में, वहां पर एम्पलीट्यूड में
सिग्नल के एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन अवश्य घटित होगा। तो ये आज हमने डिस्टॉर्शन के बारे में जाना। पावर एम्पलीफायर एक इम्पोर्टेंट स्टेज है ऑडियो सिस्टम्स में, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम्स में, ऑडियो रिकॉर्डर्स में और टीवी वगैरह के अंदर ऑडियो सिस्टम का यूज होता है। तो उन सभी में लास्ट स्टेज पे पावर एम्पलीफायर का यूज होता है। और पावर एम्पलीफायर से पूर्व वोल्टेज एम्पलीफायर स्टेजेस लगी होती हैं। तो वोल्टेज एम्पलीफायर वोल्टेज को प्रभावित करती हैं और यानी वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करती हैं वोल्टेज एम्पलीफायर स्टेजेस, और पावर एम्पलीफायर स्टेज पावर एम्पलीफिकेशन का काम करती है। अगर इनमें रिएक्टिव कैपेसिटी इफेक्ट, साथ ही नॉन लीनियर इफेक्ट या अदर कोई इफेक्ट्स आता है तो वो सीधा आउटपुट सिग्नल पे नजर आता है, जिससे डिस्टॉर्टेड सिग्नल आउटपुट पे आता है और इसके कारण हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हो जाते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, आप इसको देख लीजिए। इसके आगे के जो असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट फर्स्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसको पूरा करके मंडे तक वापस मेरे को मेरी मेल पे भेज देना। मैं मेल एड्रेस आपको नीचे दे देता हूँ और उसमें साथ ही क्वेश्चन दे देता हूँ असाइनमेंट के लिए। इन असाइनमेंट के क्वेश्चन को हल करके मेरे को वापस भेजना होगा आपको मेरी ईमेल आईडी जो मैं दूंगा उस पर, और जो नहीं भेजेगा उसकी अटेंडेंस यानी उपस्थिति नहीं लगेगी और न ही उसको कोई अंक मिलेंगे, क्योंकि ये हर असाइनमेंट 10 अंक का होगा। तो ये आप सभी को करना है। मैं असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ और उसको हल करके मंडे को मेरी मेल आईडी पर भेजना है। थैंक यू।